बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पास एजुकेशन सिस्टम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट रोड मैप एंड कंप्लीट प्रिपरेशन फॉर योर एनटीएस नेट एज वेल कॉम सेट्स एनटीएस। इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइडलाइन भी दे दूंगा और इसमें मैं आप लोगों को इसकी कंप्लीट प्रिपरेशन भी करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों को हमें करना है, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये हमारा कॉम सेट्स का एंड गेम होने जा रहा है और एनटीएस नेट के लिए भी ये हमारा वन शॉट लेक्चर होगा। ठीक है, इसको हम स्टार्ट करते जाते हैं और सारी चीज़ें मैं आप लोगों को ये थोरोली करवाता जाऊंगा। आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लेक्चर को पूरा सुने, तब जाके आपको मैक्सिमम इन चीज़ों का फायदा होगा। अगर लेक्चर को दरमियान से स्किप करेंगे तो फिर कई चीज़ें रह भी जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास जो कॉम सेट्स है या एनटीएस नेट है। कॉम सेट्स को आप देख लें या आप एनटीएस नेट को देख लें, इन दोनों के अंदर ही आप लोगों को नजर आएगा ये वाले चार पोर्शन। एक आप लोगों को नजर आएगा इसमें क्वांटिटेटिव रीजनिंग, इसके अलावा आप लोगों को नजर आएगा इसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग, इसके बाद आप लोगों को नजर आएगा इसमें सब्जेक्ट पोर्शन, और इसके बाद आप लोगों को नजर आएगा इंग्लिश पोर्शन। अब एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कट बता दूं कि इस लेक्चर के अंदर जितनी मैं चीजें करवाऊंगा वो आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर उतनी नहीं मिलेंगी। मतलब इसमें मैं बाकी चीजें कवर करवा दूंगा। अब हमारा टारगेट ये है कि हमने इसको 100% कवर करना है। तो सर इसको हम 100% कैसे कवर करेंगे? तो लिसन माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप लोगों को मैं इसके बारे में प्रॉपर गाइडलाइन दे देता हूँ। सबसे पहले आप लोग देखें, हमारा टारगेट है हम लोगों ने इसमें 100% परफॉर्म करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक कि मैं आप लोगों को इसका रोड मैप दे दूं, उसके बाद इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों के लिए अब इसका कंप्लीट एक रोड मैप क्या है, आप लोगों ने इसके पूरे 100% मार्क्स लेने हैं। इसके बाद आप लोगों की इंशाल्लाह ताला मैं लास्ट पे ना आप लोगों की कैरियर काउंसलिंग के रिलेटेड भी कुछ चीज़ें डिस्कस कर दूंगा। अगर आप लोगों के कुछ जर्नल क्वेश्चंस होते हैं और उसको भी मैं साथ रिकॉर्ड करके ये फिर यूट्यूब पे भी अपलोड कर देंगे। आप लोगों के जितने क्यूरीज के रिलेटेड हैं उसको भी आप लोगों ने नोट डाउन कर लेना है अपने नोट पैड वगैरह पे। तो उसको भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करवा दूंगा। तो रोड मैप इसका ये है कि एक स्टूडेंट है वो कह रहा है कि मैंने इसमें 100% परफॉर्म करना है, तो डेफिनेटली वी विल परफॉर्म 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड कि ये जो 2 डेज लेक्चर है, आज का लेक्चर आप लोग अच्छे तरीके से सुन लें। आज के लेक्चर में मैं क्वांटिटेटिव भी करवाऊंगा, आज के लेक्चर में मैं एनालिटिकल रीजनिंग भी करवाऊंगा, आज के लेक्चर में सब्जेक्ट पोर्शन भी होगा। ईच एंड एवरीथिंग आज के लेक्चर में भी मैं आपको कवर करवा दूंगा। सेकेंडली मैं आप लोगों को रेफर करूंगा कि आप लोग प्रेफर करें हमारे वन शॉट लेक्चर्स हैं। आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर क्या लिखना है? आप लोगों ने यूट्यूब के ऊपर लिखना है वन शॉट लेक्चर, एनटीएस नेट वन शॉट लेक्चर। वो जितने भी आपको नजर आएंगे उन सबको आपने 100% सुन देना है। इसके बाद आप लोग जो सेशन के स्टूडेंट है जो इनरोल हुए हुए हैं, आप लोगों को ड्राइव के ऊपर जो पोर्टल बना हुआ है उसके ऊपर एक्सेस दिया हुआ है। उस एक्सेस के अंदर आप लोगों को नजर आएंगे पीडीएफ नजर आएंगी, लेक्चर पीडीएफ, उसके अंदर आप लोगों को टेस्ट और वर्कशीट्स कुछ नजर आएंगी। इसके बाद आप लोगों को उसके अंदर भी वीडियो लेक्चर्स भी नजर आएंगे जो कि हमारे यूट्यूब के नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आप स्टूडेंट के लिए लिखे बनाए हुए हैं। तो ये पीडीएफ टेस्ट वीडियो लेक्चर्स इनको भी सुन लेना है। साथ में यूट्यूब के ऊपर ये जो वन शॉट है ये किधर से करेंगे? यूट्यूब से करेंगे। तो अगर एक स्टूडेंट अपना कॉम सेट्स का एनटीएस कवर करना चाहता, या अगर वो एनटीएस नेट को कवर करना चाहता है, तो उसके लिए आप लोगों को मैंने 3 चीजें बताई। आज का लेक्चर अच्छे तरीके से सुन लें, वन शॉट लिखें एनटीएस नेट वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम, या ना भी लिखें तो भी आपको पास एजुकेशन सिस्टम जो आपका चैनल है उसके ही लेक्चर शो होंगे। तो लिखें एनटीएस नेट वन शॉट बाई पास एजुकेशन सिस्टम। तो वो जितने वन शॉट आपको नजर आएंगे सारे सुनने, 3 4 नजर आएंगे, वो सारे सुनने बहुत रेलिवेंट है। उसके बाद ड्राइव के ऊपर जो आप लोगों को एक्सेस दी हुई है, लेक्चर पीडीएफ टेस्ट है वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत रेलिवेंट है, इसमें आपका 100% कवर हो जाता है। ये जो आज का लेक्चर है ये तसल्ली करवा रहा हूँ, और जो यूट्यूब पर रिकमेंडेशन दे रहा हूँ ये भी आपको तसल्ली के लिए कह रहा हूँ, और अच्छे से हो जाएगा। ले जी, अब बिना टाइम वेस्ट के हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक छोटी सी कंफ्यूजन है, सम स्टूडेंट्स डू नॉट नो एग्जैक्ट पैटर्न, टेस्ट पैटर्न एंड
exact marks about NTS and COMSETs. Let me clear that all, then we will discuss today's lecture इंशाल्लाह ताला। तो आज के लेक्चर के अंदर जी जी मैं आपको सारा करवा दूंगा इंशाल्लाह, आप लोग लेक्चर को सुनते जाएं। अभी मैं दरमियान में आप लोगों के क्वेश्चंस नहीं ले सकता हूं, मैं लास्ट पे डिस्कस करूंगा। एनटीएस नेट या कॉम सेट्स को अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर आप लोगों को नजर आएगा 20 आप लोगों को क्वांटिटेटिव के नजर आएंगे, 20 इंग्लिश के नजर आएंगे, 30 सब्जेक्ट पोर्शन के नजर आएंगे। तो ये आप लोगों के 70 और 20 आप लोगों को एनालिटिकल के नजर आएंगे। तो 90 आप लोगों के नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं, 90 आप लोगों के नंबर ऑफ एमसीक्यूज हैं। और जो आप लोगों के मार्क्स बनेंगे वो 100 में से बनेंगे, और आप लोगों का जो परसेंटाइल बनता है, जो आप लोगों का परसेंटाइल बनेगा वो भी किस में से इंक्लूड किया जाएगा, वो भी 100 में से होता है। सपोज दैट अब कुछ स्टूडेंट है वो जाते हैं फॉर एग्जांपल 90 वाला टॉपर निकलता है फॉर एग्जांपल। दूसरे में बात कर लेते हैं, जैसे अभी आप लोगों का नेट ये 12 होने जा रहा है। तो ये जो नेट 12 है इसमें फॉर एग्जांपल 90 वाला टॉपर है। अभी नेट फर्स्ट स्टार्ट होगा 25 का इंशाल्लाह ताला। तो वो जो 25 का होगा उसके अंदर फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है वो 60 ऑल ओवर द पाकिस्तान टॉप करता है जो नेट। तो यहाँ पे देखें आप लोग सारे स्टूडेंट एक दफा मुझे बता दें मेरी वॉइस आपको क्लियर आ रही है? ठीक है। अच्छा जी। तो ये वाला अब इसका परसेंटाइल 100 में होगा, तो ये परसेंटाइल आप लोगों का मैटर करता है, ठीक है। तो ये मैंने कुछ लेआउट आप लोगों के साथ डिस्कस कर दिया। ले जी अब बिना टाइम वेस्ट किए हम डिस्कस कर लेते हैं आज का पोर्शन। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वांटिटेटिव रीजनिंग। सबसे पहले क्वांटिटेटिव रीजनिंग को हम डिस्कस कर रहे हैं। अब क्वांटिटेटिव रीजनिंग चाहे तो आप लोगों ने एनटीएस नेट देना है, चाहे आप लोगों ने कॉम सेट्स का एनटीएस देना है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास एजिस प्रॉब्लम आ जाते हैं। बहुत ज्यादा इसमें क्वेश्चन है, पहले मैं डिस्कस करता हूँ एजिस। अब जो एजिस वाले क्वेश्चन है इनको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मुझे आप लोग अपने अभी परसेंटाइल ना बताएं, लास्ट पे आप लोगों से मैं ये चीजें डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखें क्वांटिटेटिव रीजनिंग में सबसे पहले आ जाता है हमारे पास एजिस प्रॉब्लम। अब एजिस प्रॉब्लम के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कुछ चीजें हैं, पहले वो डिस्कस करते हैं उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। जो आपको मैंने रूटीन बना के दी है इसको आप लोग फॉलो करें। मैंने आप लोगों को पहले बताया, आप लोग इस लेक्चर पे फॉलो कर लें, फोकस कर लें, और बाद में जितने आपके क्वेश्चंस हैं मैं सबके आंसर दे दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ पे एजिस प्रॉब्लम को हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो एजिस प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास कुछ चीजें आप लोग देख लें। एक तो वो वर्ड यूज करता है सम ऑफ एजिस का, एक वो यूज करता आफ्टर का, एक हेंस का यूज करता है, एक बिफोर का यूज करता है। और इसमें मैं जो क्वेश्चंस ऐड करूंगा ये मैं कॉम सेट्स की ऐड करूंगा और एनटीएस के ऐड करूंगा। तो याद रखना आप लोगों ने। जैसे अगर मैं कहता हूँ एक बंदा है उसकी एज है 17 ईयर्स, ठीक है, कोई एक बॉय है गर्ल है उसकी एज है 17 ईयर। अगर मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3 ईयर्स हैंस, तो इसका मतलब क्या होगा, उसका एज के अंदर 3 ऐड कर दो, दैट विल बी 20। अगर मैं कहता 3 ईयर्स बिफोर, तो अगर बिफोर का वर्ड यूज किया जाए तो इसका मतलब क्या होगा, दैट विल बी 17 - 3 दैट विल बी 14 ईयर्स। एक तो ये बात है। इसके बाद आप लोगों ने याद रखना है अगर सम ऑफ एजेस की बात की जाए, अब कुछ नया ट्रिक्स भी याद रख लो। जैसे है कि द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड ए सन इज 50 ईयर्स। अगर मैं आपसे कहता, अब कुछ पहले आपकी प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, फिर एमसीक्यूज की तरफ आऊंगा। जैसे मैं आपसे कहता सम ऑफ एजेस of father and son, that is what, that is 50 years. All right. And if I say, okay, what how many ways to express the ages of son and father, and you are confused, so now there's no need to be confused, just focus on these words. Like he has given the sum of ages of father and son, that is 50 years.
For example, I will suppose the age of son that is X. Then what will be the age of father? You know, the sum is 50 years. The father's age will be 50 minus X. For example, you didn't get this point. I will give you an alternate example. Like if I say there are two numbers, their sum is 20 and the first number is, for example, 12. What will be the second number? You will come to know like 20 minus 12, that will be 8. Definitely. It's obvious thing that other number will be 8. So similarly, if he has given the sum of ages, that is 50 years. So suppose that the son age is X and the father age definitely will be the son's age subtracted from the all summation of their ages. I hope you got this point. And the second one is difference of ages. For example, if he says the age difference between two friends is 5. If age difference, that we discussed two short trick. The first was like if we will use the term hence or after, you have to add that amount, that couple of years or that number of years. If we will use the term before, you have to subtract. आप लोगों को उसमें से subtract करना है. Second thing we discuss, if we has given the sum of the ages. For example, if I say the sum of the ages of two brothers is, for example, 40 years, and if I say what will be the age of second brother, you will come to know like the age of first brother, that will be X, and the age of second brother will be 40 minus X. Hope you are done with this concept. Are you done or not? सारे स्टूडेंट एक दफा मुझे बता दें, यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई हैं? ऑल डन, ऑल डन, ठीक है. साथ साथ बताते जाना आप लोगों ने. इसके बाद हमारे पास है, अगर मैं डिफरेंस ऑफ एजेस की बात करता हूँ, मैं आपसे कहता हूँ दैट एज डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स दैट इज 5 years. ठीक है, अब मैंने आप लोगों को डिफरेंस दे दिया और डिफरेंस मैंने आप लोगों को कितना दे दिया, दैट इज 5 years. अगर मैं आपसे कहता कि एक का एज हमारे पास एक्स है, तो दूसरे का अब कितना होगा? दूसरे का हमारे पास या x+5 होगा या x-5 होगा. रिमेंबर दैट. एक ये ट्रिक आप लोगों ने याद रखना है. उसके बाद एक रेशियो के रिलेटेड चीजें आती है. फिर मैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं करवा रहा, अभी तो ट्रिक्स आप लोगों को समझा रहा हूँ. इसके बाद यहाँ पे देखें, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू सिबलिंग्स है, ये रेशियो ऑफ एजेस ऑफ टू सिबलिंग्स, दो सिबलिंग्स हैं, उनका एजेस का जो रेशियो है दैट इज 3:2. ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि वो किस तरह हम लिख सकते हैं उनकी एजेस को, तो यू नो दैट कि इन दोनों को आपको x से मल्टीप्लाई करना है. तो एक का एज बन जाएगा 3x और दूसरे का भी एज बन जाएगा 2x. अब फॉर एग्जांपल ये x का वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो सकता है, लाइक इट मे बी 5, ये 5 हो सकता है. तो x की जगह 5 पुट करेंगे तो एक का एज 15 है और एक का एज 10 होगा. तो ये आप लोगों ने याद रखना है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को सॉल्व करवाता हूँ, इंशाल्लाह आपको फुल कवर हो जाएंगे. जैसे हमारे पास, वैसे तो इसमें काफी चीजें हम और भी डिस्कस कर सकते हैं. जैसे अगर मैं आपसे वो डिस्कस करता हूँ जो कॉम सेट्स एमटीएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है. एक क्वेश्चन है यहाँ पे, सबसे पहले आप लोग देखें. क्वेश्चन है हमारे पास, ए इज 7 years देन बी. ए इज 7 years देन बी if their ages if their ages in ratio of 7:9. ठीक है. what will be what will be age of बी. बी का एज कितना होगा? ऑप्शन है आप लोगों के पास 25.5 years. ठीक है, बी ऑप्शन है 26.5 years, सी ऑप्शन आपके पास 24.5 years और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 27.5 years. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को यहाँ पे गिवन है कि आप लोगों के पास ए जो है वो 7 years देन बी है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? और फिर उसने बता दिया देयर एजेस आर इन द रेशियो ऑफ 7:9. तो यहाँ पे सपोज कर लेते, लेट्स सपोज कि जो हमारे पास ए का एज है ना वो एक्स है. अब आप लोग देखते जाइएगा, ठीक है. देन बी का एज कितना होगा? देन बी का एज होगा x-7. व्हाई इट इज लाइक? क्योंकि जो ए का एज है ना वो बी का 7 है, यानी ए इज 7 years देन बी. तो इसलिए बी में से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको
सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी बी की एज कितनी हो जाएगी, x-7। यानी आपको ए की एज में से 7 को माइनस करना है, क्योंकि ए बड़ा है, ए बड़ा है, ठीक है। ए क्या है, 7 ईयर्स एंड बी है ना 7 साल बड़ा है। तो इसलिए बी की एज आप कैसे निकाल सकते हैं, जब ए की एज यानी एक्स क्या है, ए की एज है, इसमें से 7 को माइनस करेंगे। अब दूसरा चीज क्या लिखी हुई है, उसका रेशो है। अब ऊपर ए की रेशो लिख लो, यानी बी की रेशो लिख लो, जैसे x-7 बी की एज है और नीचे एक्स है। तो ये किसके रेशो में है, 7:9 में दी हुई है, ठीक है। तो इसको मैं लिख लूंगा 7:9। हमेशा याद रखो, अब 7 कम है 9 ज्यादा है, तो इसलिए जो ज्यादा वाला वो मैंने ए को दे दिया और कम वाला मैंने बी को दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से यू कैन इजिली इवेल्युएट एक्स वैल्यू। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, 7x = 9x - 63, तो ये बन जाएगा 2x = 63। तो 2x = 63 हो जाएगा, और यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 31.5। और b का एज निकालना है, तो b के एज के लिए x-7 करेंगे, सो दैट विल बी 31.5 - 7, that will be 24.5 years. So that is why C option is right option. Are you done with this question or not? सारे स्टूडेंट बताएं एक दफा, सारे स्टूडेंट बताएं। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा करके आपको मैंने ये करवाया, दोबारा देखेंगे। उसने कहा हुआ था कि जो ए है वो 7 ईयर्स देन बी है, यानी ए जो है बंदा वो बी से 7 साल बड़ा है। तो मैंने सपोज किया कि ए अगर एक्स है तो बी कितना होगा, ए में से 7 को माइनस कर दो। फिर उसका रेशो दिया हो उसने 7:9, ये देखो। तो मैंने क्या किया, ऊपर बी लिखा नीचे ए लिखा। तो इधर भी ऊपर बी लिखना पड़ेगा। ए सर उसने तो नहीं बताया वो कि 7 बी और 9, लेकिन इतना तो उसने बता दिया ना कि ए बड़ा है, तो इसलिए ए जो है वो नीचे 9 में मैंने लिख दिया और बी ऊपर लिख लिया। इसको रेसिप्रोकल भी करके लिख सकते हो, एक ही बात है, आंसर तो सेम आएगा। तो यहाँ से मैंने एक्स निकाला, लेकिन उसने तो बी का एज पूछा हुआ था, ये देखो। तो बी के एज के लिए x-7 किया। सो आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को भी ये अच्छे से क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट मूव कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन है हमारे पास। अब इसमें जरा थोड़ा सा और मैं कॉन्सेप्ट चेंज करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था, प्रेजेंट एजिस, प्रेजेंट एज, सॉरी प्रेजेंट, ये एक एक ये भी है एजिस वाला, और एक है प्रेजेंट एज ऑफ ए पर्सन, पर्सन इज 3/5 ऑफ हिज मदर्स एज, ठीक है। उसके बाद है इन 10 years, इन 10 years person will be, the person एज विल बी, पर्सन की एज कितनी हो जाएगी, दैट विल बी 2/3 ऑफ हिज मदर्स एज। अब वो पूछ रहा है कि मदर की करंट एज कितनी है, मदर्स करंट एज। ऑप्शंस है आप लोगों के पास, क्या 58 ईयर्स, दूसरा ऑप्शन है क्या 56 ईयर्स, सी ऑप्शन है क्या 54 ईयर्स, और डेल्टा ऑप्शन है क्या 50 ईयर्स, और एक और भी ऑप्शन चले बना लेते हैं, ई ऑप्शन, दैट इज नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं ना, जिसकी एज पूछी हुई है कि मदर्स एज कितनी है हमारे पास, मदर्स एज, इसको मैं सपोज कर लेता है एक्स है। अब प्रेजेंट एज कितनी है उस बंदे की, ये देखो, प्रेजेंट एज ऑफ ए पर्सन इज 3/5 ऑफ हिज मदर। तो मैं क्या ये लिख सकता कि पर्सन प्रेजेंट एज, पर्सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी होगी, वो है 3/5 टाइम ऑफ एक्स। तो ये मैंने लिख लिया ये इतनी उसकी एज है। आगे उसने कंडीशन लगाई हुई है इन 10 ईयर्स, यानी कि इन 10 ईयर्स का मतलब है इन नेक्स्ट 10 ईयर्स। ये उसने वर्ड यहाँ पे यूज नहीं किया, लेकिन आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट 10 साल के बाद क्या होगा, तो ये देखो, प्रेजेंट जो पर्सन की एज है वो है 3x/5, अभी लिखी है, ये देख लो। इसमें 10 साल इजाफा कर दो, ये लो 10 साल के बाद चले गए हो, तो फिर ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/3 थर्ड टाइम ऑफ मदर एज। ये 2/3 टाइम ऑफ मदर एज, मदर करंट एज, ऐसे ही है। तो मदर की करंट एज कितनी थी, एक्स थी, उसका
2/3 बन जाएगा। लेकिन जब 10 साल गुजारोगे तो पर्सन के भी तो 10 साल गुजरेंगे उस आदमी के, लेकिन मदर के भी तो 10 साल गुजरेंगे, इसलिए एक्स में भी 10 ऐड करना पड़ेगा। सारे स्टूडेंट मुझे यहाँ तक बताएं कि ये वाला कॉन्सेप्ट आपको सबको क्लियर हुआ है? मैं दोबारा एक दफा एक्सप्लेन करता हूँ। उसने में ये बताया कि 10 साल के बाद, आप लोग सुने, ध्यान से सुने, 10 साल के बाद अब मुझे बताएं मदर्स एज कितनी है, एक्स है। उस बंदे की प्रेजेंट एज कितनी है, 3/5, 3/5 टाइम ऑफ एक्स है, ऊपर लिखा हुआ है 3/5। पहली लाइन पढ़ो ना, 3/5 ऑफ इज मदर। तो मदर की एज कितनी है, एक्स है। पर्सन की एज कितनी है, 3/5 ऑफ एक्स। अब वो कह रहा है 10 साल के बाद जो उसकी एज है ना बंदे की, वो 2/3 टाइम ऑफ इज मदर हो जाएगी। तो ये देखो, 10 साल के बाद बंदे की एज में भी 10 साल इजाफा कर दिया और मदर की एज में भी 10 साल इजाफा कर दिया, तो वो मदर की एज का 2/3 होगा ना, तो उसके साथ मैंने 2/3 लिख लिया। अब यहाँ से सिंपल से आप लोगों ने एक्स को एलिमिनेट करना, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, 9x + 150 हो गया। ये देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9x + 150 इक्वल टू 10x + 100। ठीक है, तो यहाँ से x हमारे पास कितना आ गया, दैट विल बी 50। हाँ, एक्स हमारे पास 50 आ गया, और यही उसने पूछा हुआ था मदर्स करंट एज, सो दैट विल बी 50 ईयर्स। सो डेल्टा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या फुल क्लियर हुआ? यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उसमें से मैंने एक्स को निकाल लिया। वेरी वेल डन, बहुत सिंपल है, बहुत ही बेसिक और सिंपल लेवल के क्वेश्चंस है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है, अच्छा जी। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और एजेस वाले कुछ क्वेश्चंस हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। एक हमारे पास और क्वेश्चन आया हुआ था, वो क्वेश्चन उसने पूछा हुआ था एज वाले, ये भी डिस्कस करूं, इसमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा। द डिफरेंस ऑफ द डिफरेंस इन एज ऑफ फादर एंड डॉटर इज 24 ईयर्स। ठीक है, इतना डिफरेंस आ रहा है। 4 ईयर्स हैंस, 4 ईयर्स हैंस, 4 साल के बाद फादर्स एज, जो फादर एज है, विल बी 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर। डॉटर की एज का 4 टाइम हो जाएगा। एज ऑफ फादर बताएं, एज ऑफ फादर। सबसे पहली चीज है कि यहाँ पे जो चीज उसने पूछी हुई है, फादर की एज के बारे में भी, और लेकिन डॉटर के बारे में हमें जानना है, तो क्यों ना सबसे पहले हम लिख लें कि डॉटर की एज जो होगी उसको सपोज कर लेते कि दैट इज एक्स। ठीक है, अब फिर फादर एज कितनी बनेगी, अब फादर एज हमारे पास बनेगी x + 24। क्यों? वो कह रहा था डिफरेंस ऑफ द एज बिटवीन फादर एंड हिज डॉटर, कि डिफरेंस 24 का ना, जाहिर बात है फादर बड़ा होगा 24 ईयर, तो इसलिए उस डॉटर की एज में 24 ऐड कर दो। मिसाल के तौर पे उसकी बेटी 20 साल की है, तो वो कितना होगा, 44 ईयर्स का है उसका फादर। तो इसलिए अब डिफरेंस है, जाहिर बात है माइनस थोड़ी करना पड़ेगा ना, ये कॉमन सेंस है, ये बात को खुद समझना है इस चीज को। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं आफ्टर 4 ईयर्स, जब 4 साल गुजरे, आफ्टर 4 ईयर्स, फिर कंडीशन क्या बनेगी, ये इधर ऊपर कंडीशन लिखने लगा हूं, देखो। 4 साल के बाद वो अपनी डॉटर की एज का 4 टाइम हो जाएगा। ये देखो, डॉटर की एज भी 4 साल के बाद एक्स में 4 ऐड करना पड़ेगा ना। फादर एज अभी कितनी है, x + 24, उसमें भी तो 4 ऐड करना है। लेकिन वो कह रहा है फादर की एज डॉटर की एज का 4 टाइम हो जाएगा, तो मैंने तो दोनों को इक्वल लिखा हुआ है, इसका मतलब है डॉटर की एज के साथ हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है, या जो इसका डैड है, जो उसका फादर है, उसकी एज के साथ 4 को डिवाइड करना है। तो यहाँ से बन जाएगा 4x + 16, और यहाँ पे बन जाएगा x + 28। तो हमारे पास यहाँ पे 3x = 12 आ गया, और x = 4 आ गया। सारे स्टूडेंट बताएंगे क्या यहाँ तक फुल क्लियर हुआ? एज ऑफ फादर पूछा हुआ था, तो एज ऑफ फादर कितना है, दैट इज x + 24। तो कितना है, x + 24, सो दैट विल बी 28। तो जो फादर एज है वो कितनी है, दैट इज 28 ईयर्स। आई एम डन विद दिस क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल और बेसिक सा था। जैनब, आप मुझे बताएं कहाँ पे आपको प्रॉब्लम हुई है? बिल्कुल, फादर की एज को अगर आप एक्स ले लेते हैं, तो डॉटर की एज कितनी लेनी थी,
x-24 लेनी थी, एक ही बात है। ठीक है, x-24 ले लेनी थी। यहाँ पे डॉटर की एज को मैंने अगर x ले लिया तो फादर की एज को मैंने x+24 कर लिया है। समझ गया सर? 4 डिवाइड और मल्टीप्लाई वाला सीन समझ नहीं आया। ये देखें, यहाँ पे देखें मेरी बहन, उन्होंने बताया हुआ था कि 4 साल के बाद। अब मुझे यहाँ पे पहले ये समझाने दो कि जो डॉटर की एज है ना, D फॉर डॉटर वो है x, और F फॉर फादर वो कितनी है, वो डिफरेंस 24 का था ना, तो वो इतनी है। तो अब वो कह रहे हैं कि 4 साल के बाद जो फादर की एज है वो डॉटर की एज का 4 टाइम हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि डॉटर की एज 4 साल बाद कितनी होगी, x+4 होगी, और फादर की एज कितनी होगी, x+24 तो ऑलरेडी है, 4 साल के बाद 4 और ऐड कर दो। तो वो कह रहे थे कि फादर की एज डॉटर की एज का 4 टाइम हो जाएगा। तो दोनों हमने इक्वल लिखा हुआ है, तो इक्वल कब होंगे, जब आप डॉटर के साथ 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तब ये इक्वेट होंगे, तब ये इक्वल आएंगे। यहाँ से x निकाला 4, और इधर फादर की एज में इसको पुट किया तो 28 ईयर्स का उसका पापा निकल आया, कि 28 साल का उसका पापा। अच्छा जी, तो यहाँ पे देख लेते हैं उसके बाद, और उसकी एज डॉटर की कितनी है, दैट इज 4 ईयर्स। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अभी हो जाए ना अजान, फिर मैं शुरू करवाता हूँ आपको नेक्स्ट। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी आई होप आप लोगों को फुल अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसके बाद एक और एज वाला क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास नेट के अंदर कि इन 15 ईयर्स, अब इन 15 ईयर्स का मतलब है कि नेक्स्ट 15 ईयर्स के अंदर। ठीक है, कोई हमारे पास ए है, ए विल बी थ्राइस, ये थ्राइस हो जाएगा एज ओल्ड, एज ओल्ड एज बी वाज, बी वाज 15 ईयर्स अगो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन से कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, मजा आएगा, आपको फुल कवर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कह दूं कि इफ ए इज नाउ 14 ईयर्स, 14 ईयर्स ओल्डर देन बी, तो आपने मुझे बताना है प्रेजेंट एज ऑफ, प्रेजेंट एज ऑफ बी। बी का प्रेजेंट एज मुझे बताना है। ऑप्शंस में आप लोगों को दे देता हूँ। क्या बी 32 ईयर्स का है, या बी ऑप्शन है क्या 37 ईयर्स का है। ठीक है, यहाँ पे देखते जाएं। सी ऑप्शन है क्या 35 ईयर्स का है, और डेल्टा ऑप्शन हमारे पास क्या वो 39 ईयर्स का है, और एक ई ऑप्शन बना लेते हैं नन ऑफ दीज। ठीक है, तो सारे स्टूडेंट शाबाश इधर देखेंगे। सबसे पहले वी आर गिवन द स्टेटमेंट एंड द रिक्वायर्ड इज टू फाइंड बीज एज। द फर्स्ट थिंग वी विल डू, बी प्रेजेंट एज दैट विल बी एक्स, यानी बी की जो प्रेजेंट एज है उसको मैं क्या सपोज कर लेता, उसको मैं सपोज कर लेता दैट इज एक्स। ठीक है, तो फिर ए की प्रेजेंट एज कितनी होगी, ए प्रेजेंट एज, तो उसके लिए वी नीड टू recall the statement, we need to memorize the statement, और रीड करना पड़ेगा कि ए प्रेजेंट एज कितना है, 14 ईयर ओल्डर देन बी। यानी इससे हमें पता चला कि अगर मैंने बी को रखा एक्स, तो ए मुझे कितना रखना पड़ेगा, ए रखना पड़ेगा x+14। डू यू एग्री और नॉट? ऐसे ही होना चाहिए ना। तो ए का एज कितना होना चाहिए, x+14। प्रेजेंट एज की मैं बात करूँ ना, प्रेजेंट एज की। ठीक है, अब उस पे सारा मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ कि ये हो गया तो वो हो गया। देखते हैं इन 15 ईयर्स नेक्स्ट। सबसे पहली चीज, ए की एज कितनी है, x+14 है। अब देखो भाई, 15 साल के बाद इसमें मैंने 15 साल बढ़ा दिए, इसमें मैंने 15 साल बढ़ा दिए। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ए विल बी थ्राइस एज ओल्ड बी। तो ये देखो, तो बी के साथ मुझे 3 से क्या करना पड़ा, मल्टीप्लाई करना पड़ा, और वो 15 ईयर्स अगो जितना था, 15 ईयर्स अगो के लिए मुझे यहाँ पे इसको माइनस करना पड़ा। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट एक कंडीशन बन जाती है। इस कंडीशन को बस अगर आप लोगों ने जान लिया तो क्वेश्चन हल हो गया। एक ही तो कंडीशन है, दोबारा देखेंगे, दोबारा देखेंगे। यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये देखो भाई, उसने क्या बोला कि ए की और बी की ये एज है, इस तरह करके मैंने सिंपल सी एक बात लिखी। मैंने कहा बी की एज एक्स है और ए की x+14 है, तो ये x+14 कैसे है, इधर देखो, ए इज नाउ 14 ईयर ओल्डर देन बी, तो बी की एज में 14 को ऐड करो तो ए का एज आएगा ना। तो ये आ गया। अब देखो वो कह रहा है कि इन 15 ईयर्स ए विल बी, तो ये देखो इन 15 ईयर्स का मतलब है ए की अभी एज कितनी है, 14 है।
x+14 है, तो इन 15 ईयर में 15 ईयर मैंने ऐड कर दिया है। ए विल बी थ्राइस एज बी, तो ये देखो बी के साथ मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, ये थ्राइस है ना भाई। इक्वल टू जब लिखना होता ना, ये चीज मुझे भी बचपन में कंफ्यूज करती थी। अभी एक ऊपर फीमेल स्टूडेंट का था, मुझे अब नाम नहीं याद आ रहा, उन्होंने भी पूछा ये क्वेश्चन कि सर अगर 4 टाइम हो जाएगा तो फादर को 4 टाइम से मल्टीप्लाई करना है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूँ, ये सिंपल से कॉन्सेप्ट याद रख लें, आपको कभी मसला नहीं बनेगा। मैं बता रहा हूँ ना, मुझे भी इस चीज में बहुत प्रॉब्लम होता था। ये देखें, शुरू शुरू में जब वो मैं भी ये 7वीं 8वीं इस तरह की क्लासेस में था, तो उस वक्त ये चीजें प्रॉब्लम करती थी। अगर मैं आपसे कहता हूँ ए इज ट्वाइस देन बी, अगर मैं आपसे कहता हूँ ए इज ट्वाइस देन बी, तो इसका मतलब क्या है? अगर मैं कह दूं कि बी हमारे पास एक्स है, तो ए हमारे पास कितना होगा बताएं? ये हमारे पास ए इज ट्वाइस देन बी, तो ए हमारे पास कितना होगा? 2x होगा। तो अब मुझे ये बताओ कि अगर मुझे ए और बी को इक्वल रखना है, ए और बी को इक्वल रखना है, तो ये इक्वल कैसे हो सकते हैं? ये इक्वल तभी हो सकते हैं कि ए का हमारे पास कितना है? 2x है, और बी कितना है? ये x है। तो इक्वल तभी हो सकते जब आप 2 के साथ इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तब ये दोनों वैल्यूज देखो 2x = 2x हो सकता है। ये याद रखो, ठीक है? इसको आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखो वो कह रहा है कि ए जो था वो कितना था? वो 15 ईयर्स आफ्टर, यानी इन 15 ईयर ए वॉज थ्राइस एज ओल्ड बी वॉज 15 ईयर्स अगो, इसलिए यहाँ पे 15 से माइनस कर दिया। यही चीज मैंने इधर बनाई, यही मैंने सेम इधर बना दी। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, दैट विल बी x+29 इक्वल टू 3x - 45। तो 2x = 74 और x = 37। ठीक है, आई एम डन विद दिस। तो यहाँ पे देखो उसने बी की एज पूछी हुई थी, बी की एज आ गई 37। सो बीटा ऑप्शन विल बी राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट मुझे बताएंगे, ऑल डन का मैसेज करेंगे। इफ यू आर ट्रूली डन विद दिस क्वेश्चन देन मस्ट राइट ऑल डन सर, अदरवाइज आस्क मी एनी क्वेश्चन, आई विल क्लियर। ऑल डन, ओके जी, ठीक है जी, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्वेश्चन काफी हैं एज वाले। अब हम मूव कर लेते हैं नेक्स्ट किसी पोर्शन की तरफ। अच्छा, एक आप लोगों के असाइनमेंट लगा दूं, 2 क्वेश्चन असाइनमेंट कर दूं? अगर आप कहते हो तो असाइनमेंट कर दूं। 2 क्वेश्चन बड़े लेवल के याद आ रहे हैं। अगर आप लोग कहते हो तो असाइन मैं नहीं करवा रहा, उसका आप लोगों ने खुद सोल्यूशन करना है। मैंने तो हमेशा मैं ही तो करवा रहा होता हूँ, मैंने आज तक आप लोगों को असाइन नहीं किया। चलो, ये है एक क्वेश्चन है प्रेजेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लेके फिर करना है। प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन, मैं हिंट भी नहीं दूंगा, 4 टाइम्स, 4 टाइम्स द एज ऑफ सन। ठीक है, एज ऑफ सन से कितना है? 4 टाइम्स है। 4 years अगो, 4 years अगो man's age was 5 times, 5 times the age of sun. Find their present ages, इनकी प्रेजेंट एजेस निकाल के दो। ठीक है, एक ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है, वो भी एजेस के रिलेटेड ही पूछ रहा हूँ, ठीक है। सम ऑफ सम ऑफ ages of mother and her daughter, that is 50 years। ठीक है, 10 years ago, 10 years ago जो द मदर एज जो मदर एज है 3 times as old as her daughter। ठीक है, तो फाइंड देयर एजेस, फाइंड देयर एजेस। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेके डन लिखेंगे, और फिर इनको आपने सॉल्व करना, और मुझे इसका आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मैसेज करना है कि इसका ये हमने आंसर निकाला है। ठीक है, आप लोग स्टूडेंट लाजमी तौर पे इसको करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? ऑप्शंस नहीं है यहाँ पे, ऑप्शंस नहीं है, खुद निकालना आप लोगों ने। ठीक है, मैं आप लोगों को इसका रिप्लाई इंशाल्लाह ताला कर दूंगा, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है टाइम एंड वर्क के रिलेटेड।
ठीक है, टाइम एंड वर्क के रिलेटेड है। सबसे पहली चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहली चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि वर्क डन हमारे पास किसके इक्वल है। कई तरह की चीजें मैं आपको करवाता हूँ, इंशाल्लाह सारी चीजें आप लोगों की डन हो जाएंगी। वर्क डन हमारे पास होता है, अगर वर्क डन निकालना हो तो ये होता है हमारे पास रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ वर्क इन टू टाइम। यानी जितना वर्क हो रहा हो उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो वर्क डन होता है, वर्क और डन। ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए वर्क डन निकालो तो ये होता है वर्क इनटू टाइम। अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ वर्क निकालो, अगर पूछा जाए रेट ऑफ वर्क निकालो, तो फिर हमारे पास होता है ये वाला जो अभी निकाला वर्क डन, वर्क डन अपॉन में आ जाएगा टाइम। ठीक है, दोबारा सुनेंगे, दो चीजें हैं। नंबर वन इज वर्क डन। इफ यू विल आस्क टू फाइंड वर्क डन, you have to multiply work done, rate of work along that time. If you are going to find that rate of work, that will be equal to work done upon time. And the third thing, if you need to find out time required, how much time is required to do any work, just divide work done by rate of work. आर यू डन विद दिस और नॉट, रेट ऑफ वर्क। तीन कितने मजे के रिलेशंस बताए आपको। ठीक है, देखो तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उधर ना उधर, अब नहीं इंशाल्लाह होंगे। यू आर स्टूडेंट ऑफ पास एजुकेशन सिस्टम, आप नहीं कंफ्यूज होंगे। उधर भाई वो आपसे पूछते हैं कि रेट ऑफ वर्क निकालो, तो हमने एक ही फार्मूला याद किया होता है, एफ डी, वो उसी से हम सब कर रहे होते हैं। या एक कोई फार्मूला, भाई ऐसा नहीं है। इफ इज आस्किंग टू फाइंड वर्क डन ना, तो वर्क डन के लिए ये वाला यूज करेंगे, इक्वेशन नंबर वन। ठीक है। अगर वो रेट ऑफ वर्क बोलेगा तो इक्वेशन नंबर टू यूज करेंगे, अगर वो टाइम पूछेगा तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड को यूज करेंगे। सारे स्टूडेंट एक दफा मुझे बताएंगे, यस का मैसेज करेंगे अगर वाकई में आपको क्लियर हुआ है तो। सारे स्टूडेंट करेंगे, सारे स्टूडेंट, तीन चार पाँच छः आठ दस नहीं करेंगे, सारे स्टूडेंट, वेरी वेल डन। अभी सारे स्टूडेंट मुझे मैसेज करेंगे, फिर मैं आगे मूव करूंगा, फिर आगे। अच्छा जी, वेरी वेल डन। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर हमसे पूछा जाए कंबाइन वर्क निकालें, ये तो इधर से आपसे काफी एमसीक्यूज आपके कवर हो जाएंगे। अगर मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जांपल, दो चीजें हैं। एक है हमारे पास सिंगल सिंगल वर्कर प्रॉब्लम, सिंगल वर्कर प्रॉब्लम। अगर तो भैया आपसे सिंगल वर्कर प्रॉब्लम आ जाए, कैसे आएगा मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल की मदद से समझाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी भाषण से काम चलेगा। अ पर्सन, अगर मैं आपसे कह दूं अ पर्सन कैन कंप्लीट अ टास्क, एक टास्क को कंप्लीट करा इन 8 डेज। 8 डेज में, आजकल मेरे स्पेलिंग पता नहीं क्यों इतने मिस स्लिप हो रहे हैं यार। 8 डेज, ठीक है, 8 दिनों में खत्म कर रहा है। हाउ मच, हाउ मच हाउ मच ऑफ द टास्क डू दे, डू दे, अब देखते जाओ ये किस तरह आता है। डू दे कंप्लीट इन 1 डे। तो सारे स्टूडेंट देखेंगे अ पर्सन कैन कंप्लीट अ टास्क इन 8 डेज, हाउ मच द टास्क दे कैन डू इन 1 डे। तो याद रखो, यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना रेट ऑफ वर्क। तो रेट ऑफ वर्क, भैया एक बंदा जब 8 दिनों में काम खत्म कर रहा है तो एक दिन में वो कितना खत्म करेगा, 1/8 करेगा। भाई 1/8 करेगा, तो ये होगा 1/8 टास्क पर डे, 1/8 टास्क पर डे होगा। इसको याद रख लो। अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाता हूं, जरा देखो। दूसरा कॉन्सेप्ट है अबाउट मल्टीपल वर्कर्स। अब मल्टीपल वर्कर्स आ गए, अब काम आसान हो गया, ये आपको पहले भी आता होगा। मल्टीपल वर्कर्स में क्या होगा, जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि रेट ऑफ वर्क, रेट ऑफ ए वर्क, रेट ऑफ जो ए वर्क है दैट इज 1/6। अगर मैं आपसे कह दूं रेट ऑफ बी वर्क, जो बी का वर्क है दैट इज 1/8, एंड आई यूज द टर्म यू कैन फाइंड कंबाइंड रेट, तो इनका कंबाइंड रेट आप लोग कैसे निकाल सकते हैं। कंबाइंड रेट, तो वो हमारे पास कैसे निकलेगा, कंबाइंड रेट इनका निकलेगा दैट विल बी 1/6 प्लस 1/8, दोनों को ऐड कर दें।
तो कितना बनेगा 7/24, या इट्स 24, 4 + 8 3, 4 + 3 7, बिल्कुल ठीक है। तो ये हमारे पास कंबाइन वर्क निकल आता है जिसको आप रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 24/7। इसके लिए मैंने आपको शॉर्टकट भी बताया हुआ है, आप रिलेशन यूज कर लो, 1/a/b = 1/a + 1/b। अगर ए का दिया हुआ है फॉर एग्जांपल 1/a, आपको 1/6 दिया हुआ है, 1/b आप लोगों को 1/8 दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले 1/ab निकाल लेंगे जो कि कितना निकला 7/24। अब ए बी निकालना है तो कैसे निकलेगा 24/7। सारे स्टूडेंट ऑल डन करेंगे, ये मैं पहले भी कई दफा करवा चुका हूँ। वेरी गुड। अच्छा जी, ये वर्क वाला भी प्रॉब्लम हमने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ फर्दर क्वेश्चंस को। जैसे एक आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि आप लोगों ने इसका मुझे सोल्यूशन बताना है कि एक्स अलोन कर सकता है एक काम को खत्म 15 डेज में, ठीक है, और वाई अलोन इस काम को कर सकता है 30 डेज में। तो आप मुझे बताएं ये कंबाइन कितने डेज में कर सकते हैं, कंबाइन कितने डेज में कर सकते हैं। मुझे तो लगता है 10 दिनों में कर सकते हैं, वैसे गेस किया है, गलत भी हो सकता है। 1/XY अब हो जाएगा 1/X+ आई थिंक सो 10 डेज होंगे, अब देखते हैं क्या होता है। +1/Y, तो ये हो गया 1/15 +1/30। तो हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा 32 + 1 ना, तो ये हमारे पास आ गया 3/30। तो 3/30 1/10 होता है। तो ए बी कितना निकल आया, ए बी हमारे पास ये तो 1/AB आया था, तो ए बी कितना निकला है दैट इज 10 डेज। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास राइट ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन होगा 10 डेज। 10 डेज। क्या मैंने चने बेचे पूरी जिंदगी या नहीं बेचे, बताएं जरा। क्या मैंने चने बेचे या नहीं बेचे, या इन पे रिसर्च किया। ठीक। ओके जी, ओके ओके ओके। जजाकल्ला अब्रार, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया। बस दुआ करें सेहत के लिए ख़राब करें। दिसंबर आ गया है, दिसंबर में हमें तो बस फ्लू ही हुआ रहेगा, बस फीवर ही हुआ रहेगा। लोग तो शादियां एंजॉय करेंगे सब कुछ, और हम बस फ्लू एंजॉय करेंगे। हम तो फीवर, कोई बात नहीं, बस अल्लाह की तरफ से होता है, किसी को क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, तो यहाँ पे जी जी जी, पैनाडोल, बिल्कुल पैनाडोल लेते हैं, पैनाडोल लेते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे अच्छा अब एक है नंबर सिस्टम, उसके बारे में मैं आप लोगों को करवाता हूँ, बहुत ही मज़े का है नंबर सिस्टम। इसमें से काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। अब नंबर सिस्टम देखो, आज आपको बिल्कुल हट के चीज़ें करवा रहा हूँ। मेरी कोशिश होती है यार कि जो चीज़ें ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं ना, मैं उससे वेरिएशन के साथ चीज़ें करूँ। जो बंदा आपको ये कहता है ना मैंने एक NTS नेट का वन शॉट डाला है, आपको पता है अब तक मैंने NTS नेट के ऊपर ना कम अज़ कम भी कोई 40 के करीब लेक्चर्स दिए होंगे। NTS नेट के ऊपर अकेला सिर्फ NTS नेट पे 40 लेक्चर्स, और वो भी इनफ नहीं है, वो भी इनफ नहीं है। तो थिंग इसके, जो बंदा एक एंटी स्नैट का वन शॉट कह के डाल के कह दे कि यहाँ पे खत्म है, तो ऐसा नहीं होता है, काफी वास्ट है ना चीजें, हर साल चेंज होती है। अच्छा इधर आओ, काम की बात करते हैं बस। पहले नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर। अब देखो बड़े आराम सुकून से सुनते जाओ, सॉरी फॉर माई वॉइस, बस अब थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो। नेचुरल नंबर होते हैं, इनको हम कहते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम, और ये स्टार्ट किधर से होते हैं फ्रॉम 1, 1 से स्टार्ट होते हैं, ये नेचुरल नंबर है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 अप टू सो ऑन, इसमें पॉजिटिव होते हैं। दूसरी चीज, दूसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं होल नंबर। ठीक है, होल नंबर, कहीं ना कहीं पे इनको रट्टा ही मारना है, याद ही रखना है। होल नंबर होते हैं हमारे पास से नेचुरल नंबर्स, ऑल नेचुरल नंबर्स। देखो इसको मैं अलग से डिफाइन कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर बट स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। तो ये पेपर में पूछता है कि नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो क्या बन जाएंगे, होल नंबर बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। यहाँ पे मैंने जीरो किस लिए लिखा हुआ है, यहाँ पे जीरो तो नहीं बनता है, ऐसे ही है ना। यहाँ पे वैसे ये जीरो किसने लिखा है, अजीब है। अच्छा जी, बहरहाल यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटीजर्स। आप ध्यान से देखते जाएं, नेक्स्ट हमारे पास है, भैया नीचे आ जाओ। अच्छा जी, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, ये हमारे पास ना
अब नेक्स्ट आ जाते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। इंटीजर्स हमारे पास क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव प्लस नेगेटिव स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। यानी स्टार्टिंग नहीं लिखूंगा ना, नेगेटिव है तो फिर स्टार्ट जीरो से कैसे होंगे? इसको बोलेंगे इंक्लूडिंग जीरो। इंक्लूडिंग जीरो। ठीक है, जैसे देखो, अप टू सोन कहीं से बात चलती आ रही थी, -3 पे, -2 पे, -1 पे, फिर जीरो आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, अप टू सो ऑन। समझ आई आपको मेरी बात? तो ये इंटीजर्स हैं। एक होते हैं भैया रैशनल नंबर, जो आपका नस्ट में एमसीक्यूज भी आया हुआ था कि रैशनल क्या है, 4/3 है। तो रैशनल नंबर हमारे पास क्या होगा, जो कि p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जैसे 1/2, 3/4। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर होगा। और ये वाला हमारे पास नस्ट में पूछा गया था। एक होता है हमारे पास इररेशनल। इररेशनल कौन कौन से होंगे? जैसे स्क्वायर रूट 2 बहुत फेमस है, पाई बहुत फेमस है। पाई इज इररेशनल, ये पूछा गया पास पेपर में, अभी भी काफी चांसेस हैं। एक हमारे पास तो इंटीजर्स होते हैं ना, जो कि होल नंबर और नेचुरल नंबर सबको ऐड करके माइनस प्लस दोनों आते हैं। एक होते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर कहते हैं सेट ऑफ रैशनल ऑल रैशनल प्लस इररेशनल, सारे रैशनल और इररेशनल। ठीक है। एक हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर आपने याद रखना है, जो अपने अलावा किसी पे डिवाइड ही नहीं होता है। 2, 3, 5, 7, 11, 9 होता है, 3 पे भी होता है। 13, फिर 17, फिर 19, आगे 23, आगे 27, 29, 31st। तो वो सारे नंबर्स आ गए। ठीक है, ओके जी। इसके बाद एक हमारे पास होते हैं कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? नंबर्स, ऐसे नंबर्स होते हैं कंपोजिट नंबर्स, जो कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। पहली चीज है कंपोजिट कंपोजिट नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन वन। सारी चीजें याद रखते जाएं, ग्रेटर देन वन। भाई 1 से ग्रेटर होंगे, जो कि नॉट प्राइम। नॉट प्राइम, ये फिर सर कैसे है? ग्रेटर देन 1 है बट नॉट प्राइम है। ग्रेटर देन 1 2 लिखेंगे, नहीं ये तो प्राइम आ गया। क्या 3 लिखेंगे? ये तो प्राइम आ गया। क्या 4 लिखेंगे? यस 4 लिखेंगे। क्या 5 लिखेंगे? वो तो प्राइम आ गया। 6 लिखेंगे? क्या 8 लिखेंगे? यस। आगे क्या 9 लिखेंगे? नहीं। 10 लिखेंगे? नहीं। 11? नहीं। 12? तो 12 लिखेंगे। तो मेरे ख्याल में 12 लिखेंगे, नहीं वो भी प्राइम नंबर होता है। क्या 13 लिखेंगे? 13 भी एक, सॉरी सॉरी, 12 प्राइम नहीं ना होता है, तो 12 लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 9 भी लिखेंगे, यहाँ पे 12 भी लिखेंगे। तो थिंग इसके यहाँ पे आपको एक और चीज शो करवाना चाहता था, कि आप लोगों के माइंड में आ रहा था ना कि ये तो 2, 4, 6 कहीं ना कहीं पे इवन सीरीज चल रही है, तो भाई ये इवन नहीं है। इसकी कंपोजिट नंबर्स बड़े स्पेशल तरह के हैं, जो कि नेचुरल नंबर होते हैं, ग्रेटर देन वन होते हैं, बट नॉट प्राइम नंबर। दोबारा से देखेंगे, दोबारा से देखेंगे, ये इधर देखो। यानी कि हमारे पास 1 से ग्रेटर होंगे, 2 लिख सकते हैं, 2 भी नहीं लिख सकते क्योंकि प्राइम नंबर है। 3 भी प्राइम नंबर है, 4 यस लिख सकते हैं। 5 लिख सकते हैं, 5 भी नहीं लिख सकते। 6 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। 7 नहीं, ये प्राइम नंबर है। 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 9 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। तो थिंग इसके यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो भैया 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, तो भाई ये इवन नहीं है। इवन नहीं, इसमें ऑड भी शामिल है। सारे स्टूडेंट यहाँ पे ऑल डन का मैसेज करेंगे। क्या कंपोजिट नंबर का पूरा फील आया कि कंपोजिट नंबर होते क्या है? कंपोजिट नंबर का पूरा पता चला कि कंपोजिट नंबर्स हैं क्या? नॉट ओनली इवन, इसमें ऑड भी हैं। दो इसलिए नहीं हमने तंजीबुल हसन लिखा, क्योंकि उसके अंदर दो तो हमारे पास प्राइम नंबर है, सबसे लीस्ट जो प्राइम नंबर होता है दैट इज 2। अच्छा जी, यहाँ पे मेरे ख्याल में अब चीज़ें आप लोगों को फुल कवर हुई होंगी। और इसके बाद अब हम डिस्कस कर लेते हैं फर्दर कुछ चीज़ों को। जैसे हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज है नंबर सिस्टम के बारे में, वो आपको क्यों ना पढ़ा दूं। मुझे लगता है पहले वाले वन शॉट में नहीं डिस्कस करवाई हूं। सिंपल सी है। एक हमारे पास जनाब होती है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है भैया ए प्लस बी करो तो ये बी प्लस ए के इक्वल होगा। यानी 3 + 2 करोगे तो ये 2 + 3 के दोनों का आंसर तो कितना आएगा? 5 आएगा। ओके।
इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, और एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का भी होता है। वो क्या है, ए क्रॉस बी करोगे दैट विल बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, लाइक यू कैन से 2 into 3 दैट विल बी इक्वल टू 3 into 2, द आंसर विल बी सेम, दैट इज 6। And the second property is associative property, that is associative property. Associative, like somehow connection between two numbers or three numbers. For example, if you are given a plus b plus c, that is equal to a plus b plus c, so you will come to know if there is a concern between b and c. It just means you have to add first b and c, then you will go to a, and that will be same like if you will add a plus b first and then the answer is added to further c, the answer will be same, like 2 plus, like for example, a is equal to and b is equal 3 and c is equal to 4. The answer will be what? The answer will be 3 plus 7 plus 2, 9. The answer is 9. Am I right? Here you can see 2 plus 3 first and then answer is added to 4. 2 plus 3, 5 plus, yes, that is same. That is magic. Actually, that is magic. Magic. No magic, sir. It's so simple. 2 plus 3 plus 4, 2 plus 3 plus 4, that is 9. Okay. That is associative actually. That is associative. Associative with respect to addition. And associative with respect to multiplication also hold. Like you can see, if you are going to multiply like a b c, first you will multiply b and c, then the answer is multiply further with a, the answer will be same like if you multiply first a b, then the answer is multiplied by c. So you can say associative property holds with respect to addition and multiplication, all done. नेक्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी हमारे पास ये होती है, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी शायद पहले ना बताइए, ये देखो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है कि ए क्रॉस इनटू बी क्रॉस सी गिवन है, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं, एक दफा ए को बी से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस का साइन डालोगे, एक दफा ए को सी से मल्टीप्लाई करोगे, यानी वो जो एलसीएम वाला सीन होता है ना, जो एलसीएम अंदर मल्टीप्लाई और होता है। सारे स्टूडेंट बताएंगे यहां तक फुल क्लियर हुआ? सारे student शाबाश। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ किसके इक्वल आएगा, जल्दी से बताएं। जल्दी से शाबाश बताएं, इसका एलसीएम और एचसीएफ किसके इक्वल आएगा? द आंसर विल बी 72। 72 के इक्वल आएगा, याद रखना आप लोगों ने, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। फैक्टोरियल वाले कॉन्सेप्ट भी मैंने आप लोगों को रिवाइज करवाए हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ और कॉन्सेप्ट्स को हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे अगर तो हमारे पास होना, हमने निकालना हो परमुटेशन, ठीक है, एक परमुटेशन है और एक कम्बिनेशन है, तो यहाँ पे सुनो, परमुटेशन है एक हमारे पास, परम्यूटेशन। परमुटेशन हमारे पास क्या होता है, जिसमें ऑर्डर मैटर्स, इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है। और ये हमारे पास परमुटेशन n इंटू आर किसके इक्वल आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस आर फैक्टोरियल। फॉर एग्जाम्पल, p इंटू 5 3 का आंसर निकालिए, कितना निकलेगा, दैट इज 60। 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिल्कुल 60, आई एम श्योर। कैसे, ऊपर 5 फैक्टोरियल, नीचे 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल, दैट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख सकता 5.4.3.2 फैक्टोरियल, नीचे 2 फैक्टोरियल, इससे कैंसिल, 4 3 बार 12, 12 5 बार 60, द आंसर इज 60। ओके। इसके बाद एक हमारे पास होता है कम्बिनेशन, ए द सेकंड वन इज कम्बिनेशन। अब उसको देख लो, कम्बिनेशन में क्या होता है हमारे पास, कम्बिनेशन के अंदर, कम्बिनेशन में हमारे पास होता है
c इंटू एन आर, दैट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो जैसे अगर मैं आपसे कह दूं c इंटू 5 3, अब इसका आंसर 10 निकलेगा। कैसे? क्योंकि ये लिखा जाएगा, ऊपर आएगा 5 फैक्टोरियल, नीचे आएगा हमारे पास 3 फैक्टोरियल, इंटू 5 - 2 दैट विल बी 2 फैक्टोरियल। अब आप लोग जानते हैं दैट इज 5 इंटू 4 डॉट 3 फैक्टोरियल, ऐसे ही है 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख लो। तो ये हमारे पास नीचे कितना आ गया, 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसल, और दो 2 बार 4 5, 2 बार 10, क्या बात, फुल क्लियर हुआ। तो हमेशा जो परमुटेशन है वो आपको आंसर बड़ा करके बताएगा, और कॉम्बिनेशन में आंसर कम, और इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से आए होते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे एक रिलेशन लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। वो हमारे पास होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज -b प्लस माइनस इंटू b² - 4ac अपॉन में 2a, ये पूरे का 2a नीचे आ रहा होता है। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है, इसको आप लोगों ने याद रख लेना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3x² - 5x प्लस 17 इक्वल टू 0, where a will be 3, b will be -5 and c will be 17। तो ऐसे आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के इसके रूट्स को निकाल सकते हो। अगर आप लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं b² - 4ac, b² - 4ac। अगर तो डिस्क्रिमिनेंट आपका लेस देन 0 है तो ये हमारे पास होंगे इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स होंगे। अगर तो ये ग्रेटर देन 0 है तो फिर इसके रूट्स रियल होंगे। अगर इक्वल टू 0 है तो फिर इसके रूट्स इक्वल होंगे, रियल हो सकते हैं, साथ में रैशनल इरेशनल भी हो सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इंटरेस्ट वाला है। इंटरेस्ट में मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट भी करवा देता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट भी करवा देता हूँ। एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अब देखते जाओ, फाइंड सिंपल इंटरेस्ट। एक सारे स्टूडेंट एक दफा मुझे बताएंगे क्या मेरी वॉइस आप सबको क्लियर आ रही है यहाँ पे? ठीक है, अब आ रही है, वेरी गुड। अब बताएं, स्क्रीन भी शो हो रही है और आपको वॉइस भी क्लियर आ रही है? वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा जी। तो यहाँ पे देखें, अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के बारे में। इसको अब हम डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि फाइंड आउट करनी है आप लोगों ने सिंपल इंटरेस्ट ऑन 5200 फॉर 2 years, फॉर 2 years एट 6% पर एनम। ठीक है, और ऑप्शन है आप लोगों के पास 450, 524 और 600 और 624। तो यहाँ पे इसको देखेंगे, एक रिलेशन मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, I इज इक्वल टू PTR अपॉन में 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, 5200, और साथ में टाइम ड्यूरेशन 2 साल का है, और साथ में रेट परसेंट 6 है, डिवाइडेड बाई 100। तो 2020 से खत्म, 52 को 2 से करेंगे 104, 104 को 6 से करेंगे 624 आ गया। सो दैट विल बी योर राइट आंसर, डेल्टा ऑप्शन इज राइट आंसर। आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। ओके जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आर एस 1200 इज लेंथ आउट एट 5% पर एनम। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, फॉर 3 years। ठीक है, फाइंड अमाउंट। अब वो अमाउंट पूछ रहा है हमसे, अमाउंट आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद का अमाउंट। तो ऑप्शन है आप लोगों के पास 1380, एक है 1290, एक है हमारे पास 1470,
डेल्टा ऑप्शन हमारे पास 1200 और ई ऑप्शन है हमारे पास 1240। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जी, हमारे पास इसका राइट आंसर क्या बनेगा। अमाउंट निकालनी हो तो वो होता है प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये वाला रिलेशन यूज करना है। अब पहले इसमें आई को निकाल लेते, आई इज इक्वल टू पी टी आर बाई 100। तो सबसे पहले तो आई निकाल लेते हैं ना। तो ये हमारे पास आई कितना निकल आएगा, ये हमारे पास इसके इक्वल होता है। चलें जी इकट्ठी अमाउंट ही निकाल लेता हूँ, अमाउंट किसके इक्वल आ जाएगी, ये P प्लस आई की जगह पे PT R/100, बस वैल्यूज पुट करते हैं। अमाउंट विल बी, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, दैट इज 1200 प्लस P हमारे पास कितना है, दैट इज 1200। टाइम ड्यूरेशन है 5, रेट ऑफ परसेंट है 3 ईयर्स पर एनम, और नीचे हमने 100 से डिवाइड किया। ये इससे तो इससे ये कैंसिल हो सकता है, ऐसे ही है 2020 से। तो ये हमारे पास पीछे कितना बचेगा, दैट विल बी 380, 12 5 60 3 180, और ये 380 बन गया, 1380 बन गया। तो हमारे पास अमाउंट टोटल कितनी निकल आई, दैट विल बी 1380। सो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या होगा, दैट विल बी अल्फा ऑप्शन। आई एम डन विद दिस क्वेश्चन। लें जी, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कंपाउंड के भी ऐड करूंगा, अभी आप लोग देखते जाओ, ठीक है। इंटरेस्ट, interest obtained interest obtained on sum of Rs 5000 for 3 years, 3 years is Rs 1500। okay, find द रेट परसेंट। अब उसने रेट परसेंट हमसे पूछ लिया, तो ये क्वेश्चन काफी दफा रिपीट हुए हैं, इनको याद रख लो। 8% होगा, या बी ऑप्शन है 9% होगा, सी ऑप्शन है 10% होगा, डेल्टा ऑप्शन है 11% होगा, या ई ऑप्शन है 12% होगा। रिमेंबर स्टूडेंट्स, वी नो आई इज इक्वल टू PT R/100, और यहां से आप लोगों को क्या निकालना है, रेट परसेंट निकालना है। सो रेट परसेंट विल बी I into 100 upon PT. So, putting all the values like interest, that is what? Interest is actually is 1500. Okay, that is 1500. So, 1500 into 100 upon principal amount is 5000 multiplied by time duration is 3. So, 3 zeros cancel out with 3 zeros, and the final, the answer will be, that is 150 upon 3. No, not. That is 150 upon 15. Yes. That is 150 upon 3 into 5, 15. So the answer will be 10%. So C option is right option. I am done with this question. The second one about compound interest. Like the next question is कौन सा क्वेश्चन है कि कंपाउंड वाला कौन सा लें आपके साथ डिस्कस करें। अगर मैं आपसे कह दूं कि RS 2100 है, इज लेंट लेंट एट कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5% पर एनम, पर एनम, पर ईयर, पर एनम का मतलब पर ईयर होता है, फॉर 2 ईयर्स, यानी 5% पर ईयर है, लेकिन कितने सालों के लिए, 2 साल के लिए। Find amount after 2 years. 2 years. Okay. The amount will be what? That is 2300. B option is 2315.25. That is confusing. Disgusting. That is 2310, or delta option is 2320, or E option is none of these. अच्छा जी, अब आप लोगों ने याद रखना है, वी हैव टू फाइंड अमाउंट। अमाउंट विल बी प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 1 प्लस आर रेट परसेंट अपॉन 100 रेज टू पावर n। N is what? That is a time duration. For how many years? For 2 years. So we have to find amount. Principal amount is 2100 multiplied by 1 plus rate percent is 5% per annum upon 100, and time duration is 2 years. So just solve this one. You will get amount is 2100 into that will become 105 upon 100 whole raised to power square. So the amount will be what?
the amount will be taking multiplying on both 100, that will be 2100 into that will be 110 25। 105 का स्क्वायर होता है 110 200 110 25 होता है। 100 का स्क्वायर आपको पता ही है 10,000 आ जाएगा। और यहाँ पे ये कितना बनेगा, दैट विल बी 2020 से कैंसिल 2315 कन्फर्म है। हाँ बस इतने में बात हल हो जाएगी। बीटा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएं फुल क्लियर हुआ। वेरी वेरी वेल डन, वेरी वेल डन। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट आप लोगों से एक और बस क्वेश्चन करवा लेता हूँ कंपाउंड स्टेटमेंट वाला, फिर बाकी टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। ज़रा आप लोगों ने हिम्मत मारनी, मुझे बताना है। एक क्वेश्चन है हमारे पास कि डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट at 5% per annum for 2 years on principal amount 2000। कितने ऑप्शंस हैं आप लोगों के पास? 5 है, 10.5 है, सी ऑप्शन है 4.5 है, डेल्टा ऑप्शन 5.5 है। ये तो कंफर्म है 5 तो आएगा अंदर कुछ ना कुछ, कहीं पे पॉइंट के बाद कहीं पे पॉइंट से पहले। कैसे हल करें, कोई समझ में आ रहा है? एक मुझे समझ में आ रहा है, ये होता है ना, P इंटू आर अपॉन 100 ऊपर स्केयर। तो प्रिंसिपल अमाउंट 2000 है, रेट परसेंट 5% है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? तो इनका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, दैट विल बी 2000, 2000 ऐसे ही है, और मल्टीप्लाई बाई 5% पर एनम, ऊपर स्केयर है तो 5 इंटू 5 कर लेंगे, और 100 का भी स्केयर है तो नीचे 100 इंटू 100 कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। ये किसका रिलेशन लिखा है? ये डिफरेंस का। नहीं पता? अच्छा अच्छा, कई बच्चों को नहीं पता तो याद रख लें, ये डिफरेंस क्या है। डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दो जीरो से उड़ जाएंगी, एक जीरो इस जीरो से उड़ जाएगी। ऊपर कितना बनेगा? ऊपर हमारे पास 25 और दो 50, 50/10, 50/10 कितना आया? तो ये हमारे पास आ गया 5। तो राइट ऑप्शन इज अल्फा ऑप्शन। सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ? यानी प्रिंसिपल अमाउंट को आर अपॉन 100 रेज टू पावर स्केयर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारे पास होता है डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अच्छा जी, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रेशो वाले क्वेश्चन। अच्छा जी, तो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं रेशो या प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चंस को। और यहाँ पे देखें जी, एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था। यहाँ पे क्वेश्चन पहले आपके सामने लिखता हूँ। क्वेश्चन आया हुआ था कि इफ ए रेशो बी रेशो सी दैट इज 3:4:7, तो देन आप लोगों ने फाइंड आउट करना है, देन फाइंड आउट A+B+C। तो ये हमारे पास कितना होगा? तो याद रखें, हमारे पास A/B/C दिया हुआ ना, तो इसका मतलब है ABC हमारे पास। ना ना ना, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये क्वेश्चन था A+B+C/C था, ऐसा क्वेश्चन था। तो वैसे सिंपल सी बात, 4 3 7 7 और 7 14, ऐसे ही है। इसका आंसर 14 निकल आया, और ये 7 के इक्वल है, तो रेशो कितनी आ गई? 2:1। तो ये आंसर आ गया, बस खत्म। आगे चलते हैं एम इस पे हम, एम। अच्छा जी, तो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अगर इफ 2/3 ऑफ A इज 75%, ठीक है, ऑफ बी, ठीक है, ऑफ बी, इसको मैं इधर नीचे लिखता हूँ। इफ 2/3 ऑफ A is equal to 75% of B, which is 0.6 of C, then A/B/C निकालिए। तो भाई 2/3 ऑफ A कितना होगा? 2A/3,
दैट इज 75 ऑफ बी। तो 75 बी परसेंट का मतलब मैंने बताया था नीचे 100 लगा देना है, इक्वल टू 0.6 ऑफ सी है। तो इसको मैं क्या लिख सकता, सी इंटू 6/10 लिख सकता हूँ, एक ही बात है, पॉइंट मैंने खत्म कर दिया। तो यहां से अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहां से इसको मैं लिख सकता A×2, ठीक है, अपॉन में 3 इक्वल टू B×3 अपॉन में 4। तो यहां से A अपॉन बी की रेशो निकाल लो, दैट विल बी 9/8। अब ये A और B की वैल्यू ऊपर रिलेशन में यूज कर लो तो C निकल सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, B×3 अपॉन 4, दैट विल बी C×3 अपॉन 5। तो यहाँ से B अपॉन C की रेशो निकल आई, दैट विल बी 4/5। तो यहाँ पे देखो तो हमारे पास बी भी निकल आया, सॉरी, अब ये हमारे पास दो रिलेशन निकल आया। अब इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, ठीक है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रेशो आ जाती है। एक तो ये इसका ट्रिक है, दूसरा इसका ये एक शॉर्ट ट्रिक भी है कि जो कुछ लिखा हुआ है वैसे वैसे करते जाएं, जैसे इक्वेशंस बना लें। जैसे हमारे पास लिखा है 2/3 ऑफ ए, ये हमारे पास किसके इक्वल है, 75 B ऑफ 100, नीचे आ गया। एक ये इक्वेशन बना लें, यहां से आप A अपॉन बी में एक रेशो निकाल लें, A और B निकल आएगा ना, A और B, ये B इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और इधर क्या बचा हुआ है 75/100, ऐसे ही है। तो 3 उधर जाके मल्टीप्लाई और 2 उधर जाके डिवाइड, तो A और B निकल आया ना। तो यहां से इसी तरह आप इन दोनों को यूज कर लें कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 6C/10 के। अब इन दोनों को यूज कर लें, यानी 75B/100 इक्वल टू 6C/10। तो यहां से C इधर भेज दें, तो B/C इधर क्या बचा 6/10, तो ये 100/75 आ गया 10। तो ये 60/75, यहाँ पे 6 से कर लें, या आप लोग यहाँ पे इसको 3 से कर लें, तो ये B और C भी निकल आए, यहाँ से C भी निकल आएगा। तो A/B/C हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ये दोनों वेज बता दिए आपको। इसके बाद एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन आया हुआ था, इफ A एंड B आर इन रेशियो 3/4 एंड B एंड C आर इन रेशियो 12/13। तो आपने बताना है A और C किस रेशियो में होंगे। तो भाई A 3 है और C 13 है, तो कितना आ गया 3/13, खत्म, खत्म बस। A का A/C पूछा हुआ था ना, A 3 है और C 13 है, तो 3/13 आ गया, खत्म। इसमें तुम्हें कुछ सोचने वाली बात है, क्या यही बनेगा। A/B अगर 3/4 है और B/C हमारे पास 12/13 है, देन A/C कितना होगा, क्या 313 होगा। जरा मुझे चेक करने दे, वैसे इसका मुझे लग रहा है कि इसका शायद 9/13 ना बने। कैसे, इसका एक शॉर्टकट होता है कि A/B मल्टीप्लाई बाई B/C अगर मैं करूं, तो B और B कैंसिल हो जाएंगे, तो 3/4 मल्टीप्लाई बाई 12/13 करना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, 4 3 बार 12, तो 9/3। हाँ देखा, गलत आया ना, गलत आया, ऐसे नहीं करेंगे। तो ये इसका ट्रू आंसर है, दैट इज ट्रू आंसर, ये इसका ट्रू आंसर है, दैट इज फॉल्स आंसर, इसलिए आपको मैंने काउंटर वेरीफाई करवा दिया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर मैं आपसे कह दूं कि ए और बी, A/B दैट इज 2/3 एंड B/C इज 4/5। अब मुझे बताएं A/B/C किसके इक्वल होगा। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, A/B हमारे पास कितना है, दैट इज 2/3, और B/C हमारे पास कितना है, दैट इज 4/5। तो A/B/C निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू ये हम कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है। 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप लोग 3 को पकड़ेंगे, 3 को 4 से करेंगे और 3 को 5 से करेंगे, यानी पहले ये देखो ना 2/3 है और 4/5 है, पहले इस 2 को पकड़ें, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक हो गया। फिर 3 को पकड़ें, दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं, बस। द आंसर विल बी 8/12/15। तो ये हमारे पास राइट रेशियो बनेंगे, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, पहले इसका क्वेश्चन मैंने और तरीके से भी करवाया होगा, आंसर सेम आया है।
उसके बाद अब परमुटेशन वाले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन था, हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स एप्पल। एप्पल के अंदर कितनी तरह की परमुटेशंस बन सकती हैं? ऑप्शन है 600, बी ऑप्शन है 120, सी ऑप्शन है 240, डेल्टा ऑप्शन है 60। तो कितनी बन सकती हैं यहाँ पे देखें। अगर आप लोग देखेंगे ना तो एप्पल के अंदर टोटल लेटर्स हैं 5 और रिपीट हो रहा है 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा ये 120 और नीचे 2, तो आंसर विल बी 60। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज फोर बॉयज एंड थ्री गर्ल्स। इनको आप लोग सिट कर सकते हैं, सीटेड इन अ रो, सो दे आर ऑल्टरनेट है। तो इसके लिए याद रखना है, एंड का वर्ड आ जाए तो मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 3 फैक्टोरियल, ये तो बहुत बेसिक है, आप लोगों ने पहले ही किया होगा। तो ये इसका आंसर कितना आएगा, 4 इंटू 3 12 इंटू 24, ये हो जाएगा 144। द आंसर विल बी 144। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि हाउ मैनी वेज टू स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड, उनको आपने सिट करना है, ये चूज करना है, ऐसे कर लेते हैं, टू स्टूडेंट्स कैन बी चूजन फ्रॉम 20 स्टूडेंट। तो इसका मतलब है 20C2 पूछ रहा है ना। तो आंसर आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू 18 फैक्टोरियल। तो आंसर कितना आ जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 19 बाई 2, एंड द आंसर विल बी 10 इंटू 19, दैट विल बी 190। इसको अपने वे से भी कर लो, मैं इस तरह शॉर्टकट में कर लेता हूँ, दैट इज आंसर। एक और है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ ट्राइंगल आपने निकालने, विच कैन बी फॉर्म बाय जॉइनिंग एंगुलर पॉइंट्स ऑफ पॉलीगॉन, 8 साइडेड पॉलीगॉन है। तो 8 साइडेड है, नंबर ऑफ ट्राइंगल के लिए हमें कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं, 3 चाहिए होते हैं, तो 8C3 कर लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6, जितना नीचे हो उतने तक आप लोगों ने एक्सपैंड करना होता है, और नीचे 3 इंटू 2 इंटू 1 आ जाएगा। 3 2 और 2 4 चार, 7 बार 28 और 2 बार 56 बन गया 56। दैट विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं परमुटेशन वाले चैप्टर में से, परमुटेशन वाले टॉपिक में से पूछ लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन था कि 6PR इज इक्वल टू 360 और 6CR इक्वल टू 15, देन फाइंड आउट आर कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। आप लोग जानते हैं कि जो हमारे पास NPR होता है ये NCR इंटू R फैक्टोरियल के इक्वल है। तो यहाँ पे ये 360 है और ये 15 है, इंटू आर फैक्टोरियल हमारे पास कितना आ जाएगा। सो आर फैक्टोरियल विल बी 24। ऐसे ही है, हमने क्या निकालना है, आर फैक्टोरियल 24 है, तो इसको मैं लिख सकता, दैट इज 4 इंटू 3 12 इंटू 2 इंटू 1, यस। सो द आंसर विल बी 4 फैक्टोरियल। क्लियर है सारे स्टूडेंट, ऑल डन का मैसेज करें। वेरी गुड। इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हमारे पास एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसके अंदर ज्योमेट्री के रिलेटेड आपसे मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ था ज्योमेट्री के रिलेटेड, के राइट एंगल ट्राई एंगल है जिसकी साइड्स है हमारे पास, एक 3 सेंटीमीटर है, एक 4 सेंटीमीटर है और एक 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसको रोटेट किया गया 3 सेंटीमीटर वाली साइड के आसपास। तो वॉल्यूम ऑफ कोन निकाले, कोन बनेगी ना उसका वॉल्यूम निकालें, तो कैसे निकालेंगे। तो याद रखना, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हमारे पास एक साइड के गिर्द किया गया तो 1/3 पाई R स्क्वायर H हो जाएगा। तो 1/3 पाई की जगह पे आप लोग पाई का वैल्यू यूज करेंगे, या उसने नहीं दिया मतलब पाई में ही आंसर दिया हो तो पाई रहने देंगे। आर की जगह पे 3 का स्क्वायर इंटू 4 कर लेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके रेडियस के गिर्द घुमाया गया उसको, ठीक है। ये 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर बनेगा, दैट विल बी 12 पाई सेंटीमीटर क्यूब, ये उसका वॉल्यूम बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ हुआ है। इसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एक हॉल है, और हॉल इज 15 मीटर लॉन्ग, एक हॉल है 15 मीटर लॉन्ग है, एंड 12 मीटर ब्रॉड, 12 मीटर ब्रॉड है। द सम ऑफ एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड सीलिंग, यानी जो फ्लोर है और सीलिंग, इसका एरिया इक्वल आ रहा है 4 वॉल्स के, ठीक है। तो आपने वॉल्यूम बताना है, वॉल्यूम ऑफ हॉल बताना है। हॉल का वॉल्यूम कितना होगा, ऑप्शन है आपके पास 720 मीटर क्यूब, बी ऑप्शन है आपके पास 900 मीटर क्यूब, सी ऑप्शन है आपके पास 1200 मीटर क्यूब, और डेल्टा ऑप्शन है आपके पास 1800 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास ये कितना बन जाएगा, दैट विल बी
टू टाइम्स ऑफ जो हमारे पास इसकी लेंथ और विड्थ है दैट इज 12 and 15, और मल्टीप्लाई बाई एच उसकी हाइट के साथ। ये किसके इक्वल है? ये हमारे पास है 2 into 15 प्लस 15 × 12। तो ये हमारे पास यहाँ से h कितना निकल आया? h हमारे पास निकल आएगा 180/27, सो दैट विल बी 20/3 मीटर। अब इस h को कहाँ पे यूज़ कर लेंगे? वॉल्यूम वाले फार्मूला में। दैट इज लेंथ जो उसकी दी हुई है और जितना वो ब्रॉड है यानी विड्थ दी हुई है मल्टीप्लाई बाई एच। तो ये हमारे पास रिलेशन होता है वॉल्यूम का, लेंथ विड्थ और हाइट। हाइट नहीं गिवन थी तो ये वाले हमने कंडीशन से हाइट निकाल ली। तो यहाँ पे अब 15 × 12 × 20/3, तो इसका राइट आंसर कितना होगा? 3 4 बार 12, और 15 को 4 से करेंगे तो ये हमारे पास 60 हो गया। 60 × 20 करेंगे तो दैट विल बी 1200 मीटर क्यूब। सो बीटा सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो ये हमारे पास कुछ ज्योमेट्री के क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। अब यहाँ पे एक हमारे पास फ्रैक्शन के रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ था 2.39 स्क्वायर -1.61 स्क्वायर अपॉन 2.39 -1.61। यू कैन सी कि आप लोग इसको a² - b² अपॉन a - b के फॉर्मेट पे लिख सकते हो, और ऊपर हमारे पास बनेगा a+b × a - b, और a - b से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा a+b। सो यू कैन सी के 2.39 + 1.61, द आंसर विल बी 4। द आंसर विल बी 4। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि एक आर के अंदर कितने डेसिमल हो सकते हैं। तो एक आर को सबसे पहले मिनट में कर लिया, फिर इसको सेकंड में कर लिया, तो ये हमारे पास 1/3600 आ गया, और 1/3600 होता है 0.00027 के इक्वल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने याद रख लेना है। कोशिश करूँ जितने याद आते जा रहे हैं सारे करवाता जा रहा हूँ। एक और क्वेश्चन भी याद आ गया, ये तो आपको मैंने पीडीएफ में भी करवाया था। 0.009 अपॉन समथिंग दैट इज इक्वल टू 0.01। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा? दैट विल बी 0.009 अपॉन 0.01, दैट विल बी इक्वल टू, ये इक्वल आएगा, यहाँ से इसको 0 0 से खत्म करेंगे, दैट विल बी 0.9/1। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? 0.9। दैट विल बी योर राइट आंसर। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है, अब ये वाला मैंने आपसे सारा डिस्कस कर दिया क्वांटिटेटिव के रिलेटेड। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक लेआउट बना के देना चाहता हूँ कि ये सारा मैंने आप लोगों के साथ क्वांटिटेटिव को डिस्कस किया। अभी एक एनालिटिकल की असाइनमेंट भी आपको करवा देता हूँ। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, सब्जेक्ट पोर्शन, इंग्लिश पोर्शन, सारी चीज़ों के लिए आपको मैं लेआउट स्टार्ट में बता चुका हूँ। अब YouTube के ऊपर ये लेक्चर मौजूद है, तो इसके आप स्टार्ट में देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने क्वांटिटेटिव, एनालिटिकल, इंग्लिश और सब्जेक्ट पोर्शन को 100% करना है तो आप लोग कैसे करेंगे। अभी दोबारा एक रूटीन आपको बना के देता हूँ, वही चीज़ें। क्वांटिटेटिव रीजनिंग मैंने आज की क्लास में आपको खत्म करवा दी। इसके अलावा NTS नेट वन शॉट लिखेंगे, जितने क्वांटिटेटिव के लेक्चर्स हैं वो सुन लें। सर बिलाल ने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है क्वांटिटेटिव रीजनिंग पे, वो सुन लें। इसके अलावा आप लोगों के पास PDF हमारी मौजूद है, मोस्ट रेलिवेंट है, उनको कर लें। 100% आप लोगों का क्वांटिटेटिव कवर है, इसके बाहर नहीं होगा। इन्हीं चीज़ों को करके स्टूडेंट 90+ में जाते हैं। अब आ जाओ एनालिटिकल रीजनिंग पे। यूट्यूब पे लिखोगे NTS नेट वन शॉट, उसमें जितने एनालिटिकल का रीजनिंग का पोर्शन करवाया हुआ है, एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन, वो सारा उसमें एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन आप लोग कर सकते हो। मीन वाले आपको PDF दी हुई हैं, उनको भी कर सकते हो अच्छे तरीके से। साथ इंग्लिश का भी, और सब्जेक्ट पोर्शन के लिए fastpk.com को विजिट करो, वहां पे आपको नजर आएंगी, अच्छे तरीके से उनको करना है। एक अब असाइनमेंट आपको एनालिटिकल रीजनिंग की करवाता हूँ। एनालिटिकल रीजनिंग की अब एक हम असाइनमेंट को करते हैं डिस्कस, और उसके बाद आप लोगों का ये लेक्चर वाइंड अप हो जाएगा। देखें जी, असाइनमेंट है हमारे पास। अच्छा जी, असाइनमेंट है हमारे पास कि 7 ट्रेन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा रिपीट हुई हुई है। 7 ट्रेन्स है हमारे पास, RSTUVW एंड X, ये हमारे पास ट्रेन्स हैं, ठीक है। इनको स्केड्यूल किया गया है कि ये डिपार्चर होंगी 1 at 1 टाइम।
एक ट्रेन एक ही टाइम पे जाएगी, और ये स्टार्ट होंगी फ्रॉम 6 AM। सुबह के 6 बजे ये सारी गाड़ियां निकलना शुरू ट्रेन होंगी, अनटिल अनटिल 12 नून। 12 नून तक ये चलती जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशंस हमारे पास नंबर 1 है कि जो ट्रेन आर है ना, जो ट्रेन आर है, मस्ट बी डिपार्चर एट 6 AM। इसको 6 AM पे ही निकलना है। उसके बाद है जो ट्रेन वी है ना, ट्रेन वी, इसको मस्ट बी डिपार्चर लेटर देन T&S। और थर्ड पे हमारे पास है U, W एंड X मस्ट बी डिपार्चर इन सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे इन सारी कंडीशन है, R 6 पे, V, फिर TS, और V ट्रेन मस्ट बी लेटर देन। तो UVW इसमें होना है। इसको अब मैं मिला के आप लोगों के सामने लिख देता हूँ। पहले क्या था कि R को 6 पे निकलना है, तो R की जगह पे हम लिख देते हैं ये फर्स्ट पे होगी, 6 पे खत्म है। उसके बाद सेकंड कंडीशन हमारे पास ये थी कि जो V है वो बाद में होगा T और S के, यानी TS पहले होंगे और बाद में V होगा, ये भी ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड पे था कि जो U, W और X है ये इसी ऑर्डर में होने चाहिए, पहले U फिर W फिर X। डन। यहाँ पे अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन लें जी। पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास कि इफ T एंड U आर स्केड्यूल एट 8 एंड 9, तो आपने बताना है एस किस पे जाएगी। ऑप्शन है आपके पास 6 पे, 7 पे, 10 पे, या 11 पे, या 12 पे। सब लोग जानते हो यार, आर कितने पे निकलेगा, 6 पे, तो 6 पे तो नहीं हो सकता है। टी और यू 8 और इस पे है, तो यहां पे क्यों ना मैं ऐसे एक लाइन बना लूं, और मैं आपको बता दूं कि 6 है, 6 पे कौन जाएगा, आर। फिर यहाँ पे 7 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 10 है, फिर यहाँ पे 11, फिर यहाँ पे 12। तो देखो, यहाँ पे अगर मैंने इसको लिख लिया, इधर पहले एस और टी मैं लिखूंगा, ठीक है। और टी 8 पे ही है ना, और यू 9 पे जा रहा है, ठीक है। और बाद में यू के बाद WX आना चाहिए, तो WX तो मैंने लगा दिया। अब पीछे एक ही बचता हमारे पास वी, तो वी किस पे जाएगा, 12 पे। और एस किस पे गया, एस किस पे गया, ये 7 पे गया। तो इसलिए यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेगा बीटा ऑप्शन। क्योंकि देखो ना, टी और एस के बाद में वी होना चाहिए, टी और एस के बाद में वी है, बिल्कुल वो भी कंडीशन है। U, W, X एक ही ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर में। सारे स्टूडेंट बताएंगे फुल क्लियर हुआ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को इसको कन्वे कर सकूं, और आई होप आप लोगों को ये समझ भी आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। #02, ऊपर वाला क्वेश्चन था #01। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज #02। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास कि इफ ट्रेन्स जो, नहीं नहीं, ये इफ ट्रेन्स, दूसरा इसका क्वेश्चन क्या था, दैट वाज। अब अच्छा, एक और इसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है, ये है भी इसके अंदर शामिल भी होगा, कि विच ऑफ फॉलोइंग लिस्ट थ्री ट्रेन्स थ्री ट्रेन्स इन अ सीक्वेंस। कौन सी थ्री ट्रेन सीक्वेंस में होंगी, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट, जिसको हम स्केड्यूल कर सकते हैं। ऑप्शंस हैं आपके पास, RUT, आपको लग रहा होगा UWX है, तो वो ऑप्शन ही नहीं दूंगा। STW, सी ऑप्शन है आपके पास है UVW, डेल्टा ऑप्शन है आपके पास है WX और T। सारे स्टूडेंट देखेंगे तो यार आपको नजर आएगा यहाँ पे कि एक 6 है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। इधर तो आर फिक्स है ना, इधर तो आर फिक्स है। अब यहाँ पे देखो RUT, कंडीशंस क्या क्या हैं वो देखो। आर पहले पे होना चाहिए, उसके बाद टी और एस के बाद में वी होना चाहिए, और उसके बाद UWX होने चाहिए। इन तीन कंडीशंस को बस याद रखो, नंबर 1, नंबर सेकंड, नंबर थर्ड। RUT हो सकता है, RU और T नहीं, यू के बाद तो W होना चाहिए था, ये नहीं हो सकता है। STW हो सकता ना, W से पहले तो U होना चाहिए था, ये भी नहीं हो सकता। UVW हो सकता,
हाँ, यू वी डब्ल्यू नहीं हो सकता भाई, इसके दरमियान में वी तो कहीं और पे होना चाहिए। फिर है डब्ल्यू एक्स, हाँ ये हो सकता है। डब्ल्यू एक्स, क्या पता इसके पहले यू आया हो, हमें यू नेवर नो, आया हो बाद में टी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सो डेल्टा ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन दो रह गए हैं, फिर है हमारे पास एक, इफ ट्रेन, इफ ट्रेन डब्ल्यू इज स्केड्यूल्ड, SCHE, क्या हो रहा है स्पेलिंग को, ये देखो स्केड्यूल, SCHEDULED, इसको स्केड्यूल्ड किया गया है या शेड्यूल्ड किया गया है टू डिपार्ट, डिपार्ट एट 11 AM, ठीक है। ट्रेन वी, ट्रेन वी मस्ट बी स्केड्यूल्ड। अच्छा जी, ऑप्शंस है आप लोगों के पास, 7 पे होगा, 8 पे जाएगी गाड़ी, या 9 पे जाएगा, या 10 पे जाएगा, या 11 पे जाएगा। देखो जी, तो यहाँ पे देखोगे तो हमारे पास दोबारा से लाइन ड्रॉ करते हैं, बिल्कुल सिरात मुस्तकीम। 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 12। यहाँ पे चला गया आर। इफ ट्रेन डब्ल्यू स्केड्यूल टू डिपार्ट एट 11, तो 11 पे कौन गया, डब्ल्यू गया, ठीक हो गया। अब इससे पहले यू आएगा, यू डब्ल्यू फिर एक्स आएगा, ये तो हमें पता है, ठीक है। और स्टार्ट में हम यहाँ पे कहीं ना कहीं पे लिख लेंगे, इधर टी को लिख लेते हैं, इधर एस को लिख लेते हैं, तो वी हमारा इधर आएगा। जाहिरी बात है वी स्टार्ट में आ ही नहीं सकता, वी ने आना ही बाद में। दोबारा कंडीशन सुनो, पहली कंडीशन थी कि आर 6 पे जाना चाहिए, 6 AM पे जाना चाहिए। दूसरी कंडीशन थी कि वी बाद में जाना चाहिए, ST कह लो या TS कह लो, इसके बाद में वी होना चाहिए था, ठीक हो गया। तीसरी कंडीशन थी UWX होना चाहिए, तो UWX है, बिल्कुल है। तो अगर मैं वी को इधर लिख सकता, कभी भी नहीं लिख सकता, वी को मैं 8 पे रख सकता, कभी भी नहीं, क्योंकि भाई पहले टी और एस ने आना है। तो इसलिए वी का पोजीशन कौन सा बना, वी मिनिमम भी हमारे पास 9 पे आ सकता है। सारे स्टूडेंट बताएं फुल क्लियर हुआ है आपको, यस और नो लिख के बताएं। सारे स्टूडेंट फुल क्लियर हुआ है? वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, सबको क्लियर हो गया। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन एक और आपसे मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्वेश्चन है कि आप लोगों ने बताना है कि व्हाट इज लेटेस्ट और एट विच ट्रेन एस कैन बी शेड्यूल, किस पे ट्रेन एस को शेड्यूल किया जा सकता है, 11 है मेरे ख्याल में, कैसे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 6 आ गया, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। वो कह रहे लेटेस्ट, दूर से दूर कब तक लेके जा सकते हो भाई। टी इधर रख लो, एस इधर रख लो, वी बाद में आना, वी की बस जगह छोड़ दो, एस इधर रख लो, तो 11 पे मैक्सिमम आ सकता है ना। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या बनेगा, 11 AM बनेगा। सारे स्टूडेंट बताएं फुल क्लियर हुआ, वेरी वेल डन, क्या बात है, ऑलरेडी आप लोगों ने क्लियर लिख दिया। So that was all about your one shot for NTS नेट एंड कॉम सेट्स। अब कुछ चीज़ों की प्रैक्टिस करवाना चाहूंगा आप लोगों को यहाँ पे। आप लोगों ने मुझे ऑप्शंस बताते जाना, इसका ऑप्शन क्या क्या है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपसे रैंडमली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ अगर फिजिक्स का, तो मुझे बताएं जो कलर ऑफ लाइट होती है वो किससे डिटरमिन की जाती है। आप लोगों ने मुझे शॉर्ट फॉर्म में रिप्लाई करते जाना है, चाहे लॉन्ग वे में ना करो। कलर ऑफ लाइट किसके साथ एसोसिएटेड होती है, एम्पलीट्यूड के साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ, वेवलेंथ के साथ, या सबके साथ। ब्लू, एवी एवी ब्लू, तो बताएं जी। वेवलेंथ के साथ कंसर्न होती है ना, मोनोक्रोमेटिक मतलब वेवलेंथ के साथ, यस, कई दफा बताया। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या होता है, सेल्फ इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्शन या DC वोल्टेज या AC जनरेटर, म्यूचुअल इंडक्शन। फिर मुझे बताएं जो कम्युनिकेशन इन वाटर होती है, यानी वाटर में जो कम्युनिकेशन की जाती है वो साउंड वेव की मदद से होती है, लाइट वेव, रेडियो वेव, या किसी की वजह से भी नहीं। जो वाटर के अंदर कम्युनिकेशन की जाती है वो किस वजह से होती है। सारे स्टूडेंट बताएंगे साउंड में कैसे कम्युनिकेशन की जाती है,
सॉरी, वाटर में कैसे कम्युनिकेशन की जाती है? साउंड वेव के थ्रू, लाइट वेव के थ्रू, या रेडियो वेव के थ्रू? जल्दी से बताएं, जल्दी से सारे स्टूडेंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू की जाती है, और वो हमारे पास क्या होंगी? रेडियो वेव्स होंगी। ठीक है, साउंड वेव तो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, लाइट वेव के थ्रू, लाइट वेव के थ्रू, लाइट वेव के थ्रू, सॉरी सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज लाइट वेव। ठीक है, लाइट वेव के थ्रू होगी कम्युनिकेशन वाटर के अंदर भी। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है कि आप लोग बताएं, डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड्स, दो एंटी नोड्स एडजेसेंट के दरमियान में कितना डिस्टेंस होता है? λ/4, λ/2, या 2 λ? λ/2, वेरी गुड, λ/2 होता है, क्या बात है। इसके बाद फिर ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की हैं। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर यूजफुल लगा होगा। कुछ चीज़ें मैंने आप लोगों को पहले भी करवा दी हुई हैं। आप लोगों को लास्ट में मैं एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक काम करना है। आप लोगों ने कॉम सेट्स का भी रीसेंट वीडियोस में जाएंगे, आप लोगों को काफ़ी रीसेंट वीडियोस नजर आएंगी। एक कॉम सेट्स के मैंने सब्जेक्ट पोर्शन के ऊपर वीडियो अपलोड की हुई है, उसको जाके सुन ले। एक मैंने क्वांटिटेटिव रीजनिंग में की हुई है, उसको सुन लें। एक एनालिटिकल रीजनिंग पे की हुई है, उसको भी सुन लें। और साथ में ये आज वाला लेक्चर तो आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। ये चार लेक्चर्स भी अगर आप लोग करके चले जाते हैं, यू कैन परफॉर्म 100%, 100% इंशाल्लाह। बाकी मीनवाइल आप लोगों को, आप लोग जो पेड सेशन के स्टूडेंट हैं, इनरोल्ड स्टूडेंट हैं, आप लोगों के साथ ड्राइव के ऊपर वो सारी पीडीएफ, लेक्चर्स, नोट्स सब कुछ शेयर किया हुआ है। उसको अच्छे तरीके से आप लोगों ने तैयार कर लेना है, अच्छे तरीके से। वेरी बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू। नेट के अंदर 90 मार्क्स लेके आओ, फिर रिजल्ट शेयर करो। नंबर आप लोगों के पास है 0304066600। ये आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपने मार्क्स लाजमी तौर पे आप लोगों ने शेयर करने हैं कि आप लोगों के नेट में मार्क्स कितने आए हैं, और आप लोगों के लिए ये लेक्चर कितना हेल्पफुल था। तो अभी यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं।